रजनी बेटा जल्दी से तैयार हो जा, मैंने ऑटो वाले को फोन कर दिया है, बस 10 मिनट में आता ही होगा। इतने लंबे सालों की लड़ाई का आज तेरा अंत होने जा रहा है। कितने महीने और सालों से हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन तो कभी कोर्ट कचहरी, कभी ये कागज नहीं है तो कभी वो पंगा है, कभी ये अड़ंगा है तो कभी वो समस्या है। तो बस इस तरह रजनी की माँ जया बड़बड़ाती ही जा रही थी और साथ ही बैठी रजनी ने कहा, हाँ माँ, बस मैं तैयार हो ही चुकी हूँ, बस चलने ही वाली हूँ। अंततः दोनों कोर्ट पहुंची, जहां मनोज पहले से ही मौजूद था। फैसले के अनुसार मनोज रजनी को 10 लाख रुपए एक मुश्त देगा और दहेज का सामान भी वापस करेगा। रजनी को मनोज को उसकी मां द्वारा दिए गए समस्त गहने वापस करने पड़ेंगे। मनोज 1 महीने में एक बार अपने बच्चों से मिलने आ सकेगा। जब दोनों कोर्ट से बाहर निकले तो दोनों के चेहरे पर संतोष के भाव और कुछ मिला जुला असंतोष सा भी था। रजनी की मां जया बार बार दहेज के सामान को लेकर परेशान थी। वो कोर्ट रूम में भी बस इसी तरह बड़बड़ाती ही जा रही थी। बाहर निकलते ही मनोज को सुनाकर कहने लगी, रजनी आज ये काम कर ले बेटा, वरना सामान इसके घर पे ही रह जाएगा। फिर बात रह गई तो रह गई, चल आज सामान ले लेते हैं। मनोज ने भी रजनी से कहा कि आज सामान ले लो, अच्छा रहेगा। इसी तरह मनोज के साथ जो भी आए उसके मित्र थे वो तो वापस चले गए और अब रजनी, उसकी मां जया और मनोज एक टैक्सी के द्वारा मनोज के घर पहुंचे। मनोज ने घर का ताला खोला और अंदर जाकर धड़ाम से सोफे पर बैठ गया और साथ ही उसने रजनी से कहा, जाओ अपना सामान ले लो और अगर और कुछ भी चाहिए हो तो लेते जाना, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। मुझे अब ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं जिसकी तुम्हें जरूरत हो। आज रजनी 6 सालों के बाद आखिरी बार शायद अपने ससुराल आई थी। वो घर जिसे उसने अपने बहुत ही प्रेम और शिद्दत से बनाया था। दोनों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी और ढेरों अरमान बसाए थे कि वह इस घर में इस जन्म में पूरे अंतिम सांस तक एक साथ रहेंगे, परंतु उनकी सभी कस्में आज झूठी पड़ चुकी थी। रजनी और मनोज ने जो भी एक एक पाई जोड़कर नौकरी कर कर पैसा इकट्ठा किया था, उससे उन्होंने ढेरों सामान खरीदा था घर को सजाने के लिए। लेकिन आज तो घर, सामान और ये रिश्ता भी टूटकर बिखर चुका था। रजनी के दिल में कसक थी इस घर से बिछड़ने की, अपने ससुराल को छोड़ने की, पर कर क्या सकती थी, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह जो किया था, दोनों के घर वाले इसके खिलाफ थे। बड़ी ही मुश्किल से दोनों की खुशी के लिए परिवार माना था और मनोज का परिवार तो गांव में आज भी वहीं रहता था, जिसने मनोज की शादी में बस नाम मात्र की ही शिरकत की थी। समस्या तो तब शुरू हुई जब एक दिन मनोज शराब पीकर ना जाने कैसे पर रजनी से लड़ पड़ा। दोनों की तू मैं हाथापाई पर उतर आई और दोनों ने जमकर एक दूसरे के ऊपर हाथ बरसाया, जिसकी वजह से रजनी इतनी ज्यादा भड़क गई कि तुरंत अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने घर जा पहुंची। और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ, भड़कने और भड़काने का, रिश्तों को तोड़ने का, जिसके अंदर सबसे ज्यादा भूमिका निभाई रजनी की मां ने। उसने रजनी के दिल में मनोज के लिए ऐसा जहर घोला जिसकी तो बस इंतहा हो गई, क्योंकि शायद वो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि मनोज की शादी रजनी से हो। रजनी की मां दूसरे कमरे से चिल्लाई, अरे रजनी इधर आ, मुझे तो तेरा कोई सामान दिख ही नहीं रहा। ऐसा ना हो कहीं शराबी और बेकार आदमी ने बेच ही दिया हो। आज पहली बार शराबी और बेकार आदमी की बात सुनकर रजनी को मनोज के लिए बुरा लग रहा था। अतः वह अपनी मां पर चिल्ला पड़ी, अब रहने भी दो ना मां, क्या बोले जा रही हो अंट शंट। उसके बाद रजनी उसी कमरे में आकर बैठ गई जहां पर मनोज बैठा था। उसने मनोज को ध्यान से देखा तो मनोज एकदम थका टूटा और कमजोर लग रहा था। उसके सिर के बाल भी अब पक चुके थे। उसका दिल पिघलने को था कि मां तभी चिल्लाई, रजनी इधर आ, जल्दी आ, लिस्ट से सारा सामान मिला ले एक बार, मैं कह रही हूं इतना समय नहीं है हमारे पास, हमें वापस भी जाना है। रजनी ने दोबारा जाकर स्टोर रूम में देखा तो सामान इतना पुराना हो चुका था तक कि पूछो मत, क्योंकि इतने पुराने सामान में अब बचता ही क्या है। पर क्या करती बेचारी, मां की जिद के आगे मजबूर थी, तो उसने सारा सामान लिस्ट से मिला लिया और रख लिया। मां ने कहा, अब तू पागल यहीं बैठी रहेगी क्या, जा उसको गहने लौटा दे और मैं तब तक सामान को अच्छे से दोबारा चेक कर लेती हूँ। रजनी दोबारा कमरे में पहुंची तो देखा मनोज सिर पकड़कर बैठा हुआ था। रजनी मनोज के साथ उसी सोफे पर बैठ गई, वह सोफा जिसको खरीदने के लिए दोनों ने जमकर लड़ाई की थी। जहां रजनी को ये सोफा पसंद था तो वहीं मनोज को ये सोफा महंगा लग रहा था। लेकिन आज वो सोफा भी एकदम उन्हीं के रिश्ते की तरह बेजान और रूखा सा पड़ा था। रजनी ने मनोज को झोला पकड़ाते हुए कहा, ये लो गहने
उसने कहा नहीं, आप रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बहुत लंबी उम्र गुजारनी है अभी तुम्हें, कम से कम इनकी कीमत आज 10 लाख रुपए है। तो फिर मैं उन 10 लाख को नहीं लूंगी जो तुम मुझे नगद दे रहे हो, वो तुम रख लो, वो तुम्हारे काम आएंगे। और इतना कहकर रजनी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। शायद उसकी आंखों में पानी आ चुका था, वो लगभग रोने क्यों थी। उसने छुपाने की बहुत कोशिश की परंतु छुपा ना सकी। लेकिन मनोज ने सोफे से उठकर कहा, नहीं, ये पैसे भी तुम रख लो और ये गहने भी तुम ही रख लो, अकेले में तुम्हारे काम आएंगे। इतना कहकर वह रजनी को छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। माँ गाड़ी में सामान रखवाने लगी और रजनी मनोज के पीछे पीछे उस कमरे में गई। जाकर देखा तो दीवार की तरफ मुंह कर जोर जोर से रो रहा था। रजनी का दिल तो मानो मोम की तरह पिघल गया। उसने आज तक जीवन में मनोज को कभी भी इतना कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा था। मनोज की इस दिशा को देखकर वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कठोर मुद्रा करके बोला, अगर इतने ही दुखी हो, इतना ही रोना आ रहा है, अगर मेरी इतना ही चिंता थी तो फिर तुमने मुझे तलाक क्यों दिया? मैंने तुम्हें तलाक दिया? मैंने तुम्हें कभी तलाक नहीं दिया और ना ही मैंने तलाक की मांग की। रजनी बोली, तो तुम फिर माफी भी तो मांग सकते थे। उसने कहा, माफी किससे मांगता? जब भी फोन करता तुम्हारे घर वाले फोन काट देते थे और हमेशा मुझे मार पीटने की धमकी देते थे, कहते थे गुंडे भेजकर मुझे उठवा लेंगे। तो मैं ऐसे में अकेला बेचारा क्या करता? तुम्हें तो अच्छे से मालूम है, मेरे घर वाले, मेरे बंधु बांधव तो सभी गांव में रहते हैं। कितनी कोशिश की थी मैंने तुमसे बात करने की, लेकिन तुम कभी फोन पर आओ तो सही। गलती सबसे होती है रजनी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बात को इतना बढ़ा लो कि वो बतंगड़ बन जाए। बात को सुलझाया भी जा सकता था। ये सुनकर रजनी बोली, तो तुम घर भी तो आ सकते थे मनोज। आ सकता था, पर किस मुंह से आता, क्या हिम्मत लेकर आता? अपनी माँ के तेवर देखे हैं तुमने? आज भी देखो, वो सामान के लिए मरे जा रही है और उसकी आंखों की ज्वाला मुझे जलाने को बेताब है। इतने में रजनी की माँ का कर्कश स्वर सुनाई दिया, चल आ, अब कमरे में ही बैठी रहेगी, बतियाती रहेगी क्या? घर नहीं जाना क्या? गाड़ी में सामान पूरा नहीं आ रहा है, मैंने दूसरी गाड़ी मंगाई है, इसके साथ चिपकी रहेगी तो फिर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेगा। चल इधर आ, दूसरे कमरे में बैठ जा। रजनी मन मारकर अपनी माँ जया के साथ आकर दूसरे कमरे में बैठ गई, परंतु अंदर से एकदम वह सुन्न और सन्न थी। वह मनोज की बातों को लगातार सोच रही थी। मनोज का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे आ रहा था। इतने में दूसरा टेम्पो भी आ गया और सामान भरा जाने लगा और अब अंततः वो समय आ गया जब रजनी भी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी अब सामान सहित चलने को तैयार थी। इतने में मनोज दौड़ता हुआ आया और घुटनों के बल बैठ गया और बोला, रजनी मुझे छोड़ के मत जाओ, यह घर तुम्हारा है। गलती होती है इंसान से, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब कुछ नहीं रखा इन बातों में। कोर्ट ने जो अपना फैसला लेना था वो तो ले लिया, लेकिन ये जीवन तो हमारा है। हमें लगता है कि हमें एक बार तो एक अवसर अपने जीवन को देना चाहिए। माँ पुनः कर्कश आवाज में पीछे से चिल्लाई, रहने दे रजनी, मरने दे इसे, छोड़ दे, मत आइयो इसके नाटक में। उधर मनोज घुटनों के बल बैठा चिल्लाता जा रहा था, रजनी माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं जी पाऊंगा। शायद यही सुनने के लिए तो उसके कान तरस रहे थे। उसने तुरंत पर्स से अदालती आदेश के सारे कागजों को निकाला और फाड़ कर सड़क पर फेंक दिया और दरवाजा खोलकर टेम्पो का दौड़कर निकलकर भागते हुए मनोज की ओर गई और जाकर गले लगकर उससे जोर जोर से रोने लगी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे और जोर जोर से रोते रहे। रजनी बोली, माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, यही मेरा घर है। रजनी की माँ भी गाड़ी से उतरी और दो दिलों को मिलते हुए देखने लगी और उसके मन में भी अब यह ख्याल आने लगा कि चाहे कोर्ट का आदेश हो या माँ की इच्छा, वह दो दिलों के मिलन के आगे कुछ नहीं कर सकती। और उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगा कि काश उसने कभी अपनी बेटी के बारे में सही ढंग से सोचा होता और अपने अहम को जला दिया होता और रजनी के मन में मनोज के प्रति जहर को नहीं भरा होता, तो शायद आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। गाड़ी वाले को कहकर रजनी की माँ ने सारा सामान उतरवा कर वापस रख लिया और कहा कि जाओ इसे घर में दोबारा सजा दो। आगे बढ़ उसने अपने दामाद से माफी मांगी। तो दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी बहुत खींचातानी तो होती रहती है। लड़का हो या लड़की, किसी भी परिवार को ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे परिणाम बुरा हो सकता है। रिश्तों में अहम ही नाश का सबसे बड़ा कारण होता है, चाहे वह पति पत्नी में आए, चाहे वह ससुराल वालों में आए, चाहे वह नंद और भाभी में आए, चाहे वह सास ससुर से आए, चाहे किसी में भी आए। हमेशा संवाद करते रहना चाहिए,
बात करनी चाहिए। क्रोध आए तो थोड़े समय के लिए शांत हो जाना चाहिए, गुस्से को थूक देना चाहिए और वो रास्ते निकालने चाहिए जिससे कि परिवार बने, ना कि परिवार बिगड़े। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा।